नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर राइड्स में। मेरा नाम है अमित और डिस्कवरी स्पोर्ट जो है ये मिड साइज़ प्रीमियम सेगमेंट में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है। मैंने इस गाड़ी का बड़ा ही डिटेल रिव्यू इंग्लिश में किया था, तब ये 2020 वर्जन यहाँ पर अवेलेबल नहीं था और उस वक्त भी मेरी समझ ये कहती थी कि ये जो गाड़ी है ये इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल, सबसे ज़्यादा यूजेबल गाड़ी है। अगर आपको फैमिली को लेकर के साथ में चलना है और आप एक उपयोगी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल हो और जो काफ़ी हद तक ऑफ रोडिंग भी सही मायने में कर पाए, तो डिस्कवरी स्पोर्ट को उस वक्त भी मैंने इस सेगमेंट का विजेता घोषित किया था। बड़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है। 2020 के लिए यहाँ पर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और ये जो चेंजेस हैं ये काफ़ी उपयोगी हैं। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं कि बाहर क्या चेंजेस हुए हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि इसका जो फेस है, इसका जो डिज़ाइन है बाहर से, ये काफ़ी हद तक चेंज कर दिया गया है। और ये जो हेडलाइट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले आपको यहाँ पर लैंड रोवर के सिग्नेचर रिंग्स मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको मिलते हैं ये एक अलग किस्म के DRLs। पहले आपको यहाँ पर जेनॉन हेडलैम्प्स मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको LED लाइटिंग मिलती है। यहाँ पर पहले वेरिएंट्स भी कुछ ज़्यादा थे, अब यहाँ पर सिर्फ 2 वेरिएंट हैं। ये जो वेरिएंट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है S वेरिएंट और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो है R डायनामिक वेरिएंट। अब इन दोनों वेरिएंट्स में भी काफ़ी सारे फ़र्क हैं और ये जो वेरिएंट है यहाँ पर जो हेडलाइट है सेम हेडलाइट वहाँ पर है, लेकिन वो ज़रा एडवांस्ड है। वहाँ पर एडेप्टिव हेडलाइट्स मिलती हैं जो कि हाई बीम को एडेप्टिव तौर पर रेगुलेट करती हैं, तो वो जो हेडलाइट्स है ज़रा यहाँ से ज़्यादा एडवांस है। वहाँ पर ये जो ग्रिल आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये ग्रिल वहाँ पर आपको डार्क थीम में मिलेगी। ये जो डिस्कवरी लेटरिंग है ये भी वहाँ पर आपको डार्क ब्लैक थीम में मिलेगी। इसके अलावा अगर आप इस पूरे बम्पर का डिज़ाइन देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पर स्टाइलिंग थोड़ी बहुत चेंज हुई है। ये जो आप स्लिट यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ पर पहले नहीं थी। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल शेप लिए हुए एयर इनलेट्स थे और फॉग लैम्प्स यहीं पर प्लेस थे, लेकिन अब ये फॉग लैम्प्स नीचे। उसके अलावा अगर आप ये नीचे का एयर डैम देखेंगे तो ये अगर आप R डायनामिक वेरिएंट में देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर कुछ अलग किस्म से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको ये नीचे जो सिल्वर स्किड प्लेट देख रहे हैं इसके साथ कुछ अलग डिज़ाइन नज़र आएगा। तो R डायनामिक वेरिएंट जो है उसका थीम ज़्यादा स्पोर्टी है, वो यहाँ से ज़रा ज़्यादा स्पोर्टी, ज़रा ज़्यादा जैसा कि उसका नाम कहता है डायनामिक लगता है। लेकिन अब ये गाड़ी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सामने से ज़्यादा स्लीक और ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आती है। चलिए इसे अब हम लोग साइड से देखते हैं। और साइड में जाने से पहले मैं आपको इस गाड़ी के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। यहाँ पर आपको जो गाड़ी की लेंथ है या फिर जो इसका व्हील बेस है इस सेगमेंट में सबसे छोटा मिलता है, लेकिन इसकी जो विड्थ और हाइट है ये इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। अब मज़े की बात यह है कि व्हील बेस और लेंथ सबसे कम होने के बावजूद ये इस सेगमेंट की अकेली ऐसी गाड़ी है जहाँ पर आपको पीछे 2 एक्स्ट्रा सीट्स मिलती हैं और सबसे छोटी होने के बावजूद यहाँ पर जो बूट स्पेस आपको मिलता है, जो अंदर स्पेस आपको मिलता है, ये इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। तो पैकेजिंग के लिहाज से यहाँ पर जैगुआर लैंड रोवर ने बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया है और प्रैक्टिकलिटी और स्पेस के हिसाब से ये गाड़ी बहुत ही शानदार है। दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि इसका स्टाइलिंग एक जो प्योरिस्ट SUV होता है उसके लिहाज से बहुत ही ट्रू है। बहुत सारे नए नए फंकी स्टाइल्स आ रहे हैं। कुछ डिज़ाइंस कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ डिज़ाइंस कुछ और लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जो एक ट्रेडिशनल SUV टेम्पलेट है उस टेम्पलेट में ये गाड़ी आज भी प्रॉपरली फिट होती है और देखने में एकदम प्रॉपर SUV लगती है। यू कैनॉट मिस्टेक इट फॉर एनीथिंग एल्स। चलिए अब हम इसका साइड से ज़रा अवलोकन करते हैं और यहाँ पर अगर आप ये व्हील्स देखेंगे तो ये 18 इंच व्हील्स जो हैं ये S वेरिएंट में आपको कुछ इस तरह से मिलते हैं, लेकिन अगर आप R डायनामिक वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पर ज़रा एक ट्विस्ट लिए हुए अलग किस्म के सिल्वर व्हील्स मिलते हैं जो कि देखने में ज़रा और स्पोर्टी लगते हैं। यहाँ पर आपको 235 सेक्शन का मिशलिन लैटिट्यूड टायर मिलता है और अब ये प्राइमरीली एक रोड टायर है, लेकिन कुछ हद तक हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग में आपका साथ दे सकता है। यहाँ पर आपको ये डिस्कवरी की लेटरिंग अगेन मिलती है और अगर आप R डायनामिक वेरिएंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको R डायनामिक की लेटरिंग मिलेगी। नीचे आपको ये जो क्लैडिंग दिख रही है ये आपको सिर्फ S वेरिएंट में मिलती है। R डायनामिक वेरिएंट में आपको ये क्लैडिंग नज़र नहीं आएगी। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर 212 mm का है जो काफ़ी अच्छा खासा है। काफ़ी ख़राब रास्तों पर भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छे से चल सकती है। जितने भी इस सेगमेंट में SUV हैं उन सब में सबसे ज़्यादा केपेबल SUV ये ही है। इसके अलावा अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। यहाँ पर आपको ये ORVM माउंटेड ब्लिंकर्स भी नज़र आएंगे, लेकिन अगर मैं ब्लिंकर्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक ख़ास जो बात है वो बता दूँ। यहाँ पर आपको ये स्वाइप आउट ब्लिंकर्स मिलते हैं सामने जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये जो LED DRLs हैं उन्हीं के साथ इंटीग्रेटेड भी हैं। यहाँ पर बॉडी कलर जो है 2 टोन है, रूफ़ आपको ब्लैक में मिलती है और अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी फिक्स ग्लास पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलेगी। ये शार्क फिन एंटेना आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस शार्क फिन एंटेना की एक और ख़ास बात है। अगर आप इसे यहाँ से देखेंगे
तो यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप आर डायनामिक वेरिएंट लेते हैं तो कैमरा जो है यहाँ पर दिया गया है, जिससे कि आपको पीछे का एक काफ़ी बड़ा पैनोरामिक व्यू मिलता है और जिससे आपकी विजिबिलिटी और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। लेकिन जो बड़ी न्यूज़ है यहाँ पर वो ये है कि अब ये जो टेल गेट है, ये टेल गेट पावर्ड है। और ये पिछली बार जब मैंने इस गाड़ी का रिव्यू किया था तो उस वेरिएंट में ये पावर्ड नहीं था, और ये यहाँ पर एक नई फीचर जो है ये इंट्रोड्यूस की गई है। जैसा मैंने आपको बताया, ये एस वेरिएंट है तो उसकी बैजिंग आपको यहाँ पर नज़र आएगी, और पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं आगे की ही तरह स्वाइप आउट ब्लिंकर्स आपको नज़र आएंगे। साथ ही पूरी एलईडी लाइटिंग है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बल्ब एलिमेंट आपको नज़र नहीं आएगा। एक बहुत ही स्पोर्टी रूफ माउंटेड स्पॉइलर, और ये जो सारी डस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि इसे कुछ हद तक हम ज़रा ट्रेल्स पर लेकर के गए थे। इस गाड़ी का कोई मतलब नहीं है अगर आप इसे ऑफ रोड लेकर के नहीं जाएँ तो। ये जो है ये डीजल वेरिएंट है, इसलिए यहाँ पर आपको D80 ब्रांडिंग नज़र आएगी। और आगे की ही तरह पीछे भी आपको अगर आप देखेंगे तो ये जो सिल्वर एलिमेंट देख रहे हैं आप पीछे, ये आर डायनामिक वेरिएंट में नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको ये पियानो ब्लैक में मिलता है। और पीछे जो है स्टाइलिंग वहाँ पर ज़रा अलग है, वो जो वेरिएंट है ज़रा और स्पोर्टी लगता है। लेकिन मेरे ख्याल से केवल स्टाइलिंग के लिए जो वहाँ पर आपको एडिशनल कीमत देनी होती है वो जस्टिफाइड नहीं है। अंदर भी कुछ और फीचर्स हैं, और आपका डिसीजन कि आपको एस वेरिएंट लेना है या फिर आर डायनामिक वेरिएंट लेना है, ये अंदर जो फीचर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा आधारित होना चाहिए। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही कैमरा मिलता है। मेरे ख्याल से इस तरह की बड़ी प्रीमियम कार के अंदर आपको एक प्रॉपर 360 डिग्री कैमरा मिलना चाहिए, ख़ास करके इसलिए भी क्योंकि ये एक रीज़नेबली गुड ऑफ रोडर भी है। तो यहाँ पर अगर आप सामने वाले पहिए को किसी कैमरा के द्वारा देख पाएँ तो आपको एक ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ख़राब रास्तों पर जहाँ आपके पास कोई स्पॉटर नहीं है, वहाँ पर एक 360 डिग्री कैमरा काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। और ये इशू मैंने पिछले वाले वेरिएंट में भी बताई थी, और यहाँ पर मेरे ख्याल से एक 360 डिग्री कैमरा होना चाहिए। ओवरऑल मेरे ख्याल से ये अपने सेगमेंट की सबसे हैंडसम दिखने वाली गाड़ियों में से है। दूसरी गाड़ियों में आपको कुछ और फंकीनेस नज़र आएगा, लेकिन अगर आपको एक ट्रेडिशनल एसयूवी टेम्पलेट पसंद है तो मेरे ख्याल से यही गाड़ी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए हम लोग अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर इंटीरियर में क्या क्या नए फीचर्स डाले गए हैं और क्या क्या विजुअल बदलाव किए गए हैं। ये की जो है कुछ इस तरह से नज़र आती है, और काफ़ी प्रीमियम दिखने वाली की है। इस पर आपको क्रोम एलिमेंट्स में नज़र आएंगे। लॉक अनलॉक के साथ यहाँ पर आपको बूट रिलीज़ का बटन मिलेगा, ये हेडलैम्प्स के लिए, और ये हज़ार्ड बटन भी मिलता है जो कि इमरजेंसी के लिए अगर आपको कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो हेडलाइट्स यहाँ पर ब्लिंक करेंगी और हॉर्न जो है ये बजने लगेगा। सरप्राइजिंगली यहाँ पर आपको चाबी जेब से निकालनी होती है और अनलॉक करना होता है। ऑटोमेटिकली जो डोर्स हैं वो अनलॉक नहीं होते हैं। और अंदर बहुत ज़्यादा नए चेंजेस किए गए हैं। पुराना वाला जो डिस्कवरी स्पोर्ट था उसका इंटीरियर काफ़ी डेटेड लगने लगा था, और यहाँ पर लैंड रोवर ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छे से अपडेट कर दिया गया है और अब ये काफ़ी फ्रेश और काफ़ी कंटेम्प्रेरी लगता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आप बाहर से ही देख सकते हैं। और ये यहाँ पर पावर्ड सीट आपको नज़र आएगी। ये 12 वे पावर्ड सीट है, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक लंबार सपोर्ट भी मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा इंक्लूजन है। यहाँ पर आपको ये डिस्कवरी की स्क्रफ प्लेट भी नज़र आएगी। आर डायनामिक वेरिएंट के अंदर आपको मेटल पेडल्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नॉर्मल रबराइज पेडल मिलते हैं। डेड पेडल आपको वहाँ नज़र आ रहा होगा। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जो है उसकी पोजीशन कुछ अलग है। यहाँ पर बूट रिलीज़ का बटन, और यहाँ से आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो सीट हाइट है ये आइडियल से ज़रा ऊपर है, लेकिन ये एक प्रॉपर एसयूवी है, तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बहुत आसानी से आप अंदर बैठ पाएंगे। लेकिन फिर भी जो ज़्यादा बड़े एसयूवीज़ होते हैं, जैसे फोर्ड एंडेवर की अगर आप बात कर लें, या फिर अगर आप लैंड रोवर के जो बड़े एसयूवीज़ हैं, यानी कि अगर आप रेंज रोवर स्पोर्ट की या फिर रेंज रोवर की बात करें, तो उनकी सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। उनके मुकाबले फिर भी काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल है। यहाँ पर अगर आप डोर पैनल पे नज़र मारेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर चाइल्ड लॉक, जो पीछे वाला चाइल्ड लॉक है, उसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सारे ही विंडोज़ वन टच अप और डाउन है। ये देखिए, यहाँ पर आपको पावर फोल्डिंग मिरर्स जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं मिलते हैं। और यहाँ पर आपको हालांकि स्पेस काफ़ी सारा मिलता है डोर पैनल के अंदर, और ये मटेरियल भी जो है ये बहुत ज़्यादा रफ़ नहीं है, सॉफ्ट टू टच है, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी क्वालिटी और ज़रा बेहतर हो सकती थी। यहाँ पर आप एक बॉटल रख सकते हैं, लेकिन बॉटल के लिए प्रॉपर होल्डर नहीं है, तो बॉटल जो है वो हिलती रहेगी और नीचे गिर जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक प्रॉपर बॉटल होल्डर होना चाहिए था। लेकिन ये जो पैनल है पूरा, यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी के सॉफ्ट टू टच मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं। और इस पूरे इंटीरियर की एक हाईलाइट है ये ओपन पोर ब्राउन वुड। यहाँ पर आपको हीटेड मिरर्स नहीं मिलेंगे, और ये एक क्रोम स्लैश सैटिन सिल्वर फिनिश वाला हैंडल आपको मिलता है, जिसे आप पुल करके इस डोर को बंद कर सकते हैं। अब इंटीरियर की जब बात करते हैं तो यहाँ पर इस गाड़ी में जो चेंजेस किए गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्लियरली आपको नज़र आएंगे।
और अब ये इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। यहाँ पर पहले जो सारे हार्ड प्लास्टिक्स थे, जो पुराना एक डल इंटीरियर था, उसे चेंज कर दिया गया है। और एस वेरिएंट में आपको ऊपर ये ब्लैक डैशबोर्ड नज़र आएगा और नीचे आपको ये बेज कवरिंग नज़र आएगी लेदर के अंदर, और बाहर जो आपने ओपन पोर वुड देखा था वो आपको बीच में इंसर्ट के तौर पे नज़र आएगा। और ये देखने में बहुत फ्रेश, बहुत अच्छा, बड़ा कंटेम्प्रेरी लगता है। उसके साथ ही यहाँ बीच में अब 10 इंच की ये एक टच प्रो स्क्रीन आपको मिलती है। और इसके साथ ही जितने भी आपके एसी से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं और मोड से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं वो आपको इस पैनल पर नज़र आएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये बटन दबाने के बाद में आपको ये जो एसी से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं ये मोड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर आप इको, ऑटो और जो ऑफ रोडिंग मोड्स हैं उनमें से चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 2 ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, हिल डेसेंट कंट्रोल आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक स्पेशल फीचर मिलता है जो कि ऑल टेरेन प्रोग्रेस कंट्रोल या फिर ATPC कहलाता है, जहाँ पर अगर आप एक ऑफ रोड पर जा रहे हैं तो एक क्रूज़ कंट्रोल की तरह आप गाड़ी को एक स्पीड बता दीजिए 15 या 20 किलोमीटर्स पर आवर या फिर 7 किलोमीटर्स पर आवर, जो भी आपको ठीक लगता है। और उसके बाद गाड़ी जो टेरेन है उसके ऊपर चढ़ने उतरने का काम, टेरेन को कंट्रोल करने का काम, ट्रैक्शन को मैनेज करने का काम खुद ब खुद करती है। ये काम कैसे करता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और इस सेगमेंट की अकेली गाड़ी है जो इस तरह की एक फ़ीचर आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपको अगर आप देखेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ के लिए ये बटन मिलेगा और इसे यूज़ करके आप फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको नेविगेशन मिलता है, साथ ही आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलता है। अब अगर आप बात करें ऑडियो सिस्टम की, तो जो स्टैंडर्ड ऑडियो है वो है 180 वॉट का 6 स्पीकर लैंड रोवर ऑडियो सिस्टम। लेकिन अगर आप आर डायनामिक वेरिएंट के साथ जाते हैं तो वहाँ पर आपको मेरिडियन ऑडियो सिस्टम मिलता है, जहाँ पर आपको 380 वॉट का आउटपुट मिलता है और वहाँ पर आपको 11 स्पीकर्स मिलते हैं विद अ सबवूफर। तो ऑडियो क्वालिटी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलती है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखेंगे तो लेफ़्ट और राइट में आपको एनालॉग नीडल्स मिलते हैं, लेफ़्ट में स्पीडो, राइट में टैको, लेकिन बीच में आपको ये एक बड़ा डिजिटल डिस्प्ले मिलता है जिस पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप इस पर बड़े आराम से नेविगेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता था, ज़्यादा इजी टू यूज़ हो सकता था। यहाँ पर ये जो आप स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देख रहे हैं, यहाँ पर जो रीडआउट्स होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। और अगर आप इस तरह के सिस्टम्स के साथ वेल वर्स नहीं हैं तो हो सकता है कि आपको कभी कभार कुछ प्रॉब्लम हो इसे यूज़ करने में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पर कुछ और नज़र आ रहा था और अब यहाँ पर आपको मेन्यू बटन्स नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से ये जो रीडआउट्स हैं ये चेंज हो जाते हैं और ये मेरे ख्याल से ज़रा और इजी हो सकता था। यहाँ पर आपको ये जो स्टीयरिंग है ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल से इस तरह की प्रीमियम गाड़ियों में इतना प्राइस देने के बाद आपको इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स मिलने चाहिए। स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। सेफ्टी के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ही सेफ़ है। यहाँ पर आपको 5 स्टार क्रैश रेटिंग मिलती है, 6 एयरबैग्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलता है। और इसके साथ ही साथ अगर आप ऑफ रोडिंग की बात करें तो इस पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा केपेबल ऑफ रोडर यही है। आपको पैसेंजर साइड पर भी अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक सीट मिलती है जहाँ पर आपको लंबार सपोर्ट भी मिलता है। सामने अगर आप सीट देखेंगे तो आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स नज़र आएंगे, यानी कि आप फ्रंट सीट के ऊपर भी छोटे बच्चों की सीट लगा सकते हैं। बीच में जो पहले एक राइज़ अप डायल हुआ करता था वो अब नहीं है, यहाँ पर उसे इस प्रॉपर ड्राइव सेलेक्टर लेवर के साथ चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आपको लैंड रोवर की ब्रांडिंग मिलती है। ये एक सैटिन सिल्वर फिनिश नज़र आएगा और ये कवर्ड जो एक प्लेट है इसे अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स नज़र आएंगे और बीच में आपको एक बड़ा ही इनॉर्मस स्पेस नज़र आएगा जहाँ पर आपके पास है 2 USB सॉकेट्स, एक माइक्रो सिम के लिए स्लॉट और एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट। इसके साथ ही यहाँ पर भी आपको एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट नज़र आएगा और ये जो पैड आप यहाँ देख रहे हैं इसे आप अपना सेल फोन या वॉलेट रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, तो ये फीचर यहाँ पर कवर्ड है। इसके साथ ही साथ आपको लैंड रोवर कार्स के अंदर एप्लीकेशन के द्वारा रिमोट इंजन स्टार्ट की फ़ीचर मिलती है। आप इंजन टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसे काफ़ी कंटेम्प्रेरी कार बनाती है और ये फीचर्स कुछ और दूसरे ब्रांड्स में अवेलेबल नहीं है। ग्लव बॉक्स रीजनेबली साइज्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको कूलिंग फंक्शन नहीं मिलता है, ये एक छोटा ओमिशन है। अब अगर मैं
इस मिरर की बात करूं तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। फ्रेमलेस मिरर जो है ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। लेकिन आर डायनेमिक वेरिएंट में आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा जिसे दबा करके आप इसे एक स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो कैमरा से आपको पीछे क्या चल रहा है उसका एक प्रोजेक्शन देता है। यहाँ पर ये सन ग्लासेस होल्डर और ये बटन दबा करके आप सनरूफ के ब्लाइंड्स जो हैं इन्हें इस तरह से खोल सकते हैं। सनरूफ खुद जो है ये फिक्स ग्लास है और ये नहीं खुलती है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप सनरूफ को खोल के वेंटिलेशन चाहते हैं तो वो फीचर आपको यहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन ये सनरूफ जो है वन पीस है और वन पीस होने के कारण काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी बड़ी लगती है। अंदर लाइट बहुत अच्छे से आती है और केबिन जो है इसका एम्बियंस बहुत खूबसूरत लगता है इस वन पीस फिक्स ग्लास सनरूफ के साथ। अब एक और बड़ी चीज़, ये जो इंटीरियर है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 टोन इंटीरियर है। लेकिन अगर आप आर डायनामिक वेरिएंट के साथ जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है जो ज़्यादा स्पोर्टी है। वहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्टिंग रेड स्टिचिंग मिलती है। तो उस लिहाज से अगर आपको एक ज़्यादा स्पोर्टी ब्लैक इंटीरियर चाहिए तो आप आर डायनामिक वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको लेन कीप असिस्ट मिलता है और ये जो बटन आप देख रहे हैं इसे यूज़ करके आप लेन कीप असिस्ट एंगेज कर सकते हैं। अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं और लेन्स प्रॉपर्ली मार्क्ड हैं तो अगर गाड़ी लेन से वेयर ऑफ हो रही है तो यहाँ पर आपको एक फीडबैक मिलेगा जो कि आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आप वापस लेन में आ जाएँ। यहाँ पर जो आप एड्रेस देख रहे हैं ये फुली एडजस्टेबल है। आपको सब तरफ ये हैंडल्स नज़र आएंगे और दोनों ही साइड आपको इल्यूमिनेटेड वैनिटी मिरर भी नज़र आएगा। ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है लेकिन सेगमेंट बेस्ट नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप मेरिडियन सिस्टम के साथ जाएंगे तो वहाँ पे साउंड क्वालिटी डेफिनेटली यहाँ से सुपीरियर है। वो सिस्टम मैंने चेकआउट किया था जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, तो वहाँ पर आपको ज़रा बेटर सिस्टम मिलता है। ओवरऑल सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं और इस गाड़ी की राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर हाईवे पर जब आप चलते हैं तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। गाड़ी के रोड मैनर्स बहुत अच्छे हैं, उस पर हम लोग कुछ देर में आएंगे। अब सीट बेल्ट्स की भी अगर आप बात करें तो ये सीट बेल्ट्स एडजस्टेबल नहीं है मेरे ख्याल से। ये सीट बेल्ट्स एडजस्टेबल होनी चाहिए थी। इस तरह के कार्स में, इस तरह के प्रीमियम कार्स में आपको एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिलना चाहिए। जो नया इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका जो स्क्रीन है ये काफ़ी रिच है और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था ऑटो पार्क फंक्शन मिलता है आपको, तो आप पैरेलल और परपेंडिकुलर पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं और जो कैमरा का रेजोल्यूशन है ये भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर कैमराज अगर 360 डिग्री होते तो ज़्यादा अच्छा होता। और ये टच रिस्पॉन्स हालांकि काफ़ी अच्छा है लेकिन टच के बाद जो प्रोसेसिंग है उसमें ज़रा डिले है। बट ओवरऑल ये इंटीरियर अब बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है और मेरे ख्याल से आपको यहाँ बैठ करके वाकई में ऐसा लगेगा कि आप किसी स्पेशल कार में बैठे हुए हैं। अब ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि ये जो गाड़ी है अपने सेगमेंट की अकेली 7 सीटर कार है, तो पीछे की सीट्स में कितना स्पेस है ये हम लोग ज़रा आप चल के पीछे देखते हैं। आगे की तरह पीछे वाली सीट्स भी आइडियल से ज़रा ऊपर है। मेरे ख्याल से ये थाई सपोर्ट भी यहाँ पर ज़रा और बेहतर हो सकता था, लेकिन नी रूम की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। ओवरऑल इस गाड़ी का राइड क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल येट बहुत ही पॉइज्ड राइड क्वालिटी है इसका जो इंसुलेशन है अंदर वो भी बहुत अच्छा है। बड़ी विंडोज़ हैं, यहाँ पर बैठ करके आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा। यहाँ पर आपको ये बड़ा आर्मरेस्ट मिलता है, 2 कप होल्डर्स हैं यहाँ पर और साथ ही बीच में कुछ और स्पेस है जहाँ पर आप अपना वॉलेट या सेलफोन रख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको सामने चार्जिंग के लिए 2 USB सॉकेट्स और एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट मिलता है और यहाँ कुछ और स्पेस मिलता है। अब यहाँ पर 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है लेकिन फिर भी कुछ कारण से यहाँ पर लैंड रोवर ने इसे एक कूल और हॉट किस्म का कंट्रोल दिया है। मेरे ख्याल से ये जो है ये आपको टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करने देता है। यहाँ पर आप टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको पीछे जो टेम्परेचर है उसे कम या ज़्यादा करना है तो उसमें कुछ हद तक ये मदद कर सकता है। पीछे AC वेंट्स आपको नज़र आएंगे और ये आपको मैगज़ीन होल्डर्स मिलेंगे दोनों ही सीट बैग्स में। ये जो आप स्पेस यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्सेसरीज़ के तौर पर अगर आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाना है तो स्क्रीन्स यहाँ पर लग सकती हैं और साथ ही यहाँ पर आपको ये एक एडिशनल USB सॉकेट मिलेगा जो कि दोनों ही सीट्स के पीछे है। तीनों सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स हैं और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। दोनों पैसेंजर्स के लिए आपको रीडिंग लाइट्स नज़र आएंगी। और एक और जो ख़ास बात है यहाँ पर वो ये है कि ये जो सीट्स हैं ये इस तरह से 40-20-40 स्प्लिट है, तो आप जो मिडिल रो है इसे काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई लंबा सामान है पीछे जो बूट में ठीक से नहीं आ रहा है उसे आप बीच में डाल सकते हैं या फिर एक सीट गिरा सकते हैं या 2 सीट्स गिरा सकते हैं, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। इसके साथ ही एक और जो अच्छी बात है यहाँ पर वो ये है कि ये जो सीट्स हैं इनका बैक रेस्ट रिक्लाइन होता है,
तो इससे आपके कंफर्ट में इजाफा होगा। आप लंबे डिस्टेंस पे अगर चल रहे हैं तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। साथ ही यहाँ पर आपको एक प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है बीच में, तो सेफ्टी के लिहाज से ये अच्छा है। ट्रांसमिशन टनल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये जो सीट है बीच में ये ज़रा रेस्ड है और विड्थ काफ़ी अच्छी है। ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा वाइड गाड़ी है। तो यहाँ पर आप एक्चुअली अगर बिठाना चाहें तो 3 लोगों को अब्रेस्ट बिठा सकते हैं फॉर शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज़। ये अनयूजेबल नहीं है सीट, लेकिन इस तरह की गाड़ियों में इस तरह से बैठना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर एक तीसरा पैसेंजर कुछ वक्त के लिए बैठ सकता है। एक जो कंप्लेंट है मुझे यहाँ पर वो ये है कि आगे की ही तरह यहाँ पर कोई प्रॉपर बॉटल होल्डर नहीं है और यहाँ पर 1 लीटर की वाटर बॉटल को डालना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। ये देखिए, इस तरह से आपको ज़बरदस्ती उसे डालना होगा और डालने के बाद में भी बॉटल जो है वो इस तरह से गिर जाती है। तो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ये ज़रा बेहतर हो सकता था, बट ओवरऑल जो मटेरियल क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। आपको कहीं पर भी हार्ड प्लास्टिक्स नहीं मिलेंगे, ना आगे डैशबोर्ड में ऊपर या फिर नीचे। यहाँ पर भी ये जो सारे मटेरियल्स हैं काफ़ी सॉफ्ट हैं, ये मटेरियल भी काफ़ी सॉफ्ट है। तो ओवरऑल जो क्वालिटी है इंटीरियर की ये काफ़ी अच्छी है। और आगे की तरह यहाँ पर भी आपको ये सॉफ्ट पोर वुड मिलेगा। हेडरूम बहुत अच्छा है यहाँ पर। अगर आपकी हाइट 6 फुट 2 इंच तक भी है तो आपके पास सफिशिएंट स्पेस है। पैनोरामिक सनरूफ होने के बावजूद यहाँ पर आपको स्पेस में कोई कमी नज़र नहीं आएगी। ओवरऑल आप इसे कंपेयर अगर करें इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से तो ये किसी से कम नहीं है। यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है और ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड रो देखते हैं, क्योंकि ये अकेली गाड़ी है अपनी सेगमेंट की जो आपको थर्ड रो स्पेस प्रोवाइड कराती है। रिक्लाइन होने के साथ साथ ये सीट्स स्लाइड भी होती हैं, ताकि अगर पीछे कोई पैसेंजर्स बैठे हैं तो आप उनके लिए कुछ एडिशनल स्पेस बना सकें। और पीछे जाने के लिए आपको इन सीट्स को पूरी तरह से आगे करना होगा और सीट्स के ऊपर से चढ़ के अंदर जाना होगा। अब थर्ड रो सीट्स की यूजेबिलिटी समझने से पहले हम लोग यहाँ पर स्पेस कितना अवेलेबल है वो भी ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर जब आपको तीनों रोज़ अप होती हैं तो 157 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। अगर इस तरह से खींच के आप इन सीट्स को डाउन कर दें तो आपको 754 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा। और अगर आप तीनों रोज़ डाउन कर दें तो आपको 1651 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। यहाँ पर ये जो पार्सल ट्रे शेल्फ आप देख रहे हैं इसे आप इस तरह से एंगेज कर सकते हैं और जब आपको थर्ड रो ऊपर करके किसी को पीछे बिठाना हो तब आपको ये जो पार्सल ट्रे शेल्फ है इस तरह से निकाल भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ और एमिनिटीज़ मिलेंगी। थर्ड रो के लिए जो एसी वेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे सी पिलर के अंदर, और उसे आप फ्लो कंट्रोल भी कर सकते हैं। और ये जो 2 बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं इन्हें यूज़ करके आप इन सीट्स को गिरा सकते हैं। इसके अलावा बूट में आपको एक USB सॉकेट और एक 12 वोल्ट सॉकेट भी नज़र आएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जो हैं ये थर्ड रो के लिए एक्सेसिबल हैं। तो जो थर्ड रो में लोग बैठे हैं इनके लिए आराम हो जाएगा। और उसके साथ ही यहाँ पर अगर आपने बूट को पूरी तरह से यूज़ करना है थर्ड रो को डाउन करके तो ये हुक्स नज़र आएंगे आपको यहाँ पर बंजी कॉर्ड्स या फिर किसी और तरह की रोप को बांधने के लिए, और ये 2 स्ट्रैप वाले होल्डर्स भी नज़र आएंगे जिन्हें कि आप एक कप होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड रो में बैठ करके देखते हैं कि क्या वो यूजेबल है और वहाँ पर क्या एडल्ट्स बैठ सकते हैं। अब सीट्स यहाँ पर पूरी तरह से टम्बल डाउन नहीं है, तो आपको इन सीट्स के ऊपर से ही होकर के जाना होगा। और जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था यहाँ पर अंदर घुसना बहुत आसान नहीं है। एंट्री और एग्ज़िट या इनग्रेस या एग्रेस जो है इस गाड़ी में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और उसके लिए आपको थोड़ा अपनी बॉडी को मोड़ के तोड़ के अंदर घुसना होता है। यहाँ पे आपको ये हेडरेस्ट भी मिलते हैं, लेकिन जो स्पेस है यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा नहीं है। और ये सीट पूरी तरह से आगे करने के बाद में मुझे लगभग इतना स्पेस मिल रहा है। तो ये जो मेरे नीज़ आप देख रहे हैं ये स्काई की तरफ जा रहे हैं। ये जो स्पेस है ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ठीक है, ये एडल्ट्स के लिए स्पेस मेरे ख्याल से सफिशिएंट नहीं रहेगा। और यहाँ पर आप जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसीज़ अगर आपको कुछ लोगों को ज़बरदस्ती भर के किसी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फॉर एग्जांपल सिनेमा में अगर आपको जाना है या फिर एक रेस्टोरेंट में पूरी फैमिली को भर के कभी इमरजेंसी में जाना है तो उसके लिए काम आ सकता है। बट मीडियम टू लॉन्ग जर्नीज़ के लिए सीट्स केवल बच्चों के लिए ही यूजेबल है। यहाँ पर आपको दोनों तरफ एक एक एडिशनल कप होल्डर भी मिलता है। ये देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, और ये सीट बेल्ट भी आपको नज़र आएंगी। पीछे ये जो लैंप है ये बूट को भी इल्यूमिनेट करता है और थर्ड पैसेंजर के लिए भी काम आता है। यहाँ पर दोनों सीट्स के बीच में कुछ और स्पेस है जो कि बनाया नहीं गया है यूज़ करने के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो इस स्पेस को भी कुछ सामान रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल
ये जो सीट्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इस सेगमेंट की अकेली ऐसी गाड़ी होने के कारण जहाँ पर ये 2 सीट्स आपके पास हैं, आपके पास ये सुविधा मौजूद है और आप छोटे बच्चों को यहाँ बिठा सकते हैं। इमरजेंसीज़ में अगर आपको एडल्ट्स को भी यहाँ पे किसी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लेके जाना है तो आपके पास ये फीचर अवेलेबल है। ये देखिए, अंदर जाने की तरह ही बाहर आने के लिए भी आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और ये 3rd रो जो है, इसकी एंट्री और इग्रेस जो है ये ज़रा डेफिनेटली बेहतर हो सकता था। दोस्तों, जो 2020 लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट है ये 2 इंजन ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। एक है 2 लीटर डीजल और एक है 2 लीटर पेट्रोल। अभी हम चला रहे हैं 2 लीटर डीजल। अब पीक पावर जो है यहाँ पर बनती है 4000 RPM पर और पीक टॉर्क जो है ये बनती है 1750 और 2500 RPM के बीच। यहाँ पर एक्सेलरेशन या परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों की अगर आप बात करें तो ये क्लास लीडिंग परफॉर्मेंस, क्लास लीडिंग पावर यहाँ पर आपको नहीं मिलती है, लेकिन टॉर्क यहाँ पर बहुत हेल्दी मिलती है। जो 430 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क यहाँ पर आपको मिलता है, ये इस पूरे सेगमेंट में सेकंड बेस्ट है। जो सबसे ज़्यादा अच्छा टॉर्क आपको मिलेगा वो मिलेगा वोल्वो XC60 के साथ, वहाँ पर आपको 480 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है, लेकिन पावर यहाँ पर बाकी गाड़ियों से ज़रा कम मिलती है। 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर का स्प्रिंट ये गाड़ी लगभग 10.1 सेकंड्स में करती है, जो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है लेकिन काफ़ी ब्रिस्क है। हाईवे पर आप मोस्टली ज़्यादातर गाड़ियों से ज़्यादा फास्ट रहेंगे, लेकिन आउटराइट परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो आपके पास कुछ और गाड़ियाँ भी हैं। इस गाड़ी की जो हाईलाइट है वो है इसका कंपोजर, इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप बिल्कुल स्लो स्पीड्स पर बात करें या फिर तेज हाईवेज़ पर बात करें, आप अगर बहुत हाई ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पर भी चल रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको स्टेबिलिटी मिलती है, जो कंफर्ट मिलता है, वो मेरे ख्याल से इसका हाईलाइट है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से ये गाड़ी स्टैंड आउट है। ख़राब रास्तों पर बहुत अच्छे से चलती है। जनरली कुछ और गाड़ियाँ आपको फर्म लगेंगी ख़राब रास्तों पर, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। ख़राब रास्ते हों, स्लो स्पीड्स हों, टूटी हुई सड़कें हों, हर तरह के सरफेस पे ये गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है। और उसके बावजूद जब आप इसे हाईवे पर लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर भी इसका कंपोजर बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको ये 9 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है जो ZF से सोर्स किया गया है, और ये बहुत ज़्यादा क्विक नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्याल से इस सेगमेंट के सबसे स्मूथ ट्रांसमिशंस में से एक है। आप भले ही स्लो स्पीड्स पे चला रहे हो या फिर आप एक हाईवे पर चला रहे हो जहाँ पर आप बहुत तेज़ी से पेडल को प्रेस करें, तो आपको किक डाउन में भी बहुत ज़्यादा जर्क नहीं मिलेगा। बहुत ही स्मूथ एक ट्रांजिशन आपको मिलता है। जो शिफ्ट्स हैं बहुत स्मूथली होते हैं, और एज ए कंफर्टेबल कार मेरे ख्याल से ये जो ट्रांसमिशन है ये इसके कंफर्ट में बहुत भारी इजाफा करता है। अभी हम लोग बहुत ही ख़राब रास्तों पर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको अंदर किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हो रहा है। जनरली ज़रा फर्म गाड़ियों के अंदर एक बाउंसीनेस, एक लंपीनेस महसूस होती है, वैसा बिल्कुल नहीं है। स्टीयरिंग भी यहाँ पर जो वेट है स्टीयरिंग का, बहुत अच्छे से वेल वेटेड स्टीयरिंग है ये। इस तरह की बड़ी गाड़ी के अंदर जिस तरह से आपके पास एक प्रॉपर्ली वेटेड स्टीयरिंग होना चाहिए वैसा है। जब आप टाइट टर्न्स पे गाड़ी को कॉर्नर करते हैं तो आपको प्रॉपर फीडबैक मिलता है। तो फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो बहुत रीएश्योरिंग लगती है ये गाड़ी। बट जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपको इन्वॉल्वमेंट, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो आपको X3 के साथ जाना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये गाड़ी इन्वॉल्वमेंट के लिहाज से इस सेगमेंट की सेकंड बेस्ट गाड़ी है। तो इसके ऑन रोड मैनर्स भी बहुत अच्छे हैं। फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर आपको रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी, अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। आपको अप टू 15 किलोमीटर्स पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी हाईवे पर मिलेगी, और सिटी में आपको 11 to 12 किलोमीटर्स पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल से इस तरह के बड़े 2 लीटर डीजल इंजन के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी खासी टॉर्क बनाता है, बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है। यहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव भी है, तो इस तरह के एप्लीकेशंस में फ्यूल एफिशिएंसी जनरली बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये जो फ्यूल एफिशिएंसी है ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ जो सबसे बड़ा स्टैंड आउट एलिमेंट है यहाँ पर वो है इसके सारे ऑफ रोड मोड्स। और आप चाहें तो इसे इको मोड में भी डाल दें, जहाँ आपकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा एनहांस हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रास, ग्रेवल, मड रट्स और सैंड मोड्स मिलते हैं। और कुछ और SUVs की तरह जहाँ पर ये जो सारा ऑफ रोडिंग गियर है ये बहुत ज़्यादा रिलायबली काम नहीं करता है, या फिर वो एक सूडो SUVs की तरह होते हैं, यहाँ पर ये जो SUVs है ये वाकई में ख़राब रास्तों पर चल सकता है। इसकी कैपेबिलिटी जो है ये प्रूवन है, और इसकी कैपेबिलिटीज़ पर भी मैंने एक बड़ा डिटेल्ड वीडियो किया है अबव एंड बियॉन्ड टूर में, जहाँ पर इस तरह की गाड़ियों की बहुत ज़्यादा डिटेल्ड समीक्षा की जाती है। वो मैंने एक वीडियो किया था, वो आपको ऊपर लिंक पर मिल जाएगा। अगर एक ऑल राउंड SUV की बात की जाए तो मेरे ख्याल से भले ही ये गाड़ी स्टैंड आउट ना हो अपने परफॉर्मेंस के लिहाज से इस सेगमेंट में, लेकिन इन द डीजल वेरिएंट ये बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी है। और जिस तरह की गाड़ी इंडिया की कंडीशंस में यूज़ की जाती है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, उस लिहाज से ये हमारी कंडीशंस पे खरा उतरता है। अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप पेट्रोल के साथ जा सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलता है।
245 PS का पीक पावर आपको वहाँ मिलेगा और 365 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिलेगा। और वहाँ पर 0 to 100 किलोमीटर पर आवर का जो स्प्रिंट टाइम है वो भी सिर्फ 7.8 सेकंड्स का है। टॉप स्पीड वहाँ पर आपको ज़रा ज़्यादा मिलती है, 200 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी। यहाँ पर आपको टॉप स्पीड 188 किलोमीटर पर आवर की मिलेगी। ओवरऑल मेरे को कोई शिकायत नहीं है। आई थिंक ये जो गाड़ी है काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी प्रैक्टिकल है और जिस तरह का एक एप्लीकेशन होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल पैकेज होना चाहिए इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, उस लिहाज से ये परफेक्ट है। और अगर आपको एक वर्क हॉर्स चाहिए जिस गाड़ी को आप वाकई में ख़राब रास्तों पर, हाईवेज़ पर, इंडियन कंडीशंस में प्रॉपर्ली यूज़ कर पाएँ, तो जो नया लैंड रोवर डिस्कवरी है ये बेहतरीन है। अब बेस एस वेरिएंट जो है वो आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में ही 60 लाख रुपीज़ एक शोरूम का पड़ेगा। अगर आप आर डायनामिक डीजल के साथ जाएंगे तो वहाँ पर आपको 62 लाख रुपीज़ देने होंगे, लेकिन पेट्रोल जो है वहाँ पर आपको 63.3 लाख रुपीज़ का एक्स शोरूम प्राइस मिलेगा। और ये प्राइसेस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ऐसे एडवांटेजेस मिलते हैं जो आपको इस सेगमेंट में दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। पहला जो है वो ये है कि यहाँ पर आपको 2 एडिशनल सीट्स मिलती हैं, जो अंदर स्पेस है, स्टोरेज है, ये बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि जितनी भी गाड़ियाँ इस सेगमेंट में हैं उनमें सबसे केपेबल एसयूवी यही है। और मेरे ख्याल से लैंड रोवर का जो एक ब्रांड है इसमें भी एक अपील है, तो वो भी एक ऐसी चीज़ है जो आप में से बहुत सारे लोगों को अपील करेगी। अगर आप बात करें ड्राइविंग डायनामिक्स की और फन टू ड्राइव कार की, तो मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में जो BMW X3 है वो द मोस्ट फन टू ड्राइव कार है। अगर आपको ऑन रोड परफॉर्मेंस चाहिए, फन टू ड्राइव एलिमेंट चाहिए, तो आप BMW X3 ले सकते हैं। अगर आपको ओवरऑल बेस्ट गाड़ी चाहिए जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फीचर्स मिले, जहाँ पर आपको बेस्ट सेफ्टी मिले और जहाँ पर आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी मिले जो और किसी गाड़ी में नहीं है, तो वोल्वो XC60 मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन गाड़ी है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो सबसे ज़्यादा वेल राउंडेड हो, स्पेशियस हो, कंफर्टेबल हो और एक एसयूवी होने के नाते वाकई में कुछ ऑफरोडिंग भी कर सके, तो डिस्कवरी स्पोर्ट जो है मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा वेल राउंडेड गाड़ी है। देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा प्योरिस्ट्स को अपील करेगी। इसके जो प्रोपोर्शंस हैं वो एसयूवी लवर्स को काफ़ी अच्छे लगेंगे। अगर आप इसे कंपेयर करें XC60 से या फिर BMW X3 से, तो वो दोनों ही गाड़ियाँ कुछ हद तक एस्थेटिश लगती हैं, एसयूवीज़ नहीं लगती हैं। ये गाड़ी एक प्रॉपर एसयूवी लगती है, तो लुक्स के मामले में मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको एक एडवांटेज है। और ओवरऑल जितनी भी गाड़ियाँ इस सेगमेंट में हैं उनमें सबसे ज़्यादा वेल राउंडेड गाड़ी यही है। और नए चेंजेस के साथ मेरे ख्याल से ये अब ज़्यादा अपीलिंग और ज़्यादा डिज़ायरेबल भी हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपके लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट से संबंधित जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों के जवाब ठीक से दे पाया। लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपके सभी सवालोों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मोटरवाइज को सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए, मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। मेरा आईडी है दछंगानी THECHHANGANI और मोटरवाइज इंडिया को भी फॉलो करना मत भूलिए इंस्टाग्राम पे। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।